हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करती है? तो जीव विज्ञान की एक शाखा है आनुवांशिकी, जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा किया गया था, 1906 में किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवांशिका किसे कहते हैं? तो जीवों की इन मूल गुणों को संभरण को आनुवांशिका कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो माता पिता का जो लक्षण जो होती है बच्चों में जाती है, उसी को हम लोग आनुवांशिका कहते हैं। सब्जियां, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सब्जियां हो गया, फलों हो गया और फूलों हो गया, ये सब जैसे कि ऊंच यानी हाई वैल्यू के जो होती है वाली फसलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस फसलों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि जैसे कि सब्जियां हो गया, फल हो गया और फूल हो गया, जैसे कि उच्च मूल्यवान वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि ये जो बांटा गया है हॉर्टिकल्चर, ये तकनीक में से दो भाग में बांटा गया है। जैसे कि एक होता है खाद में और एक होता है अखाद में। तो खाद में जो होता है उसमें हम लोग फल लेते हैं और सब्जी लेते हैं और अनाज लेते हैं, लेकिन यह खाद में जो लेते हैं सो फूल लेते हैं और जैसे कि पौधे को माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि हॉर्टिकल्चर जो होती है सो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों के उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, जब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं तो सीरम एवं शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरम एवं शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को हम लोग सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना की अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रोगों की पहचान और विवेचना की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका अध्ययन को हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इटियोलॉजी किसे कहते हैं? तो रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जितना भी पदार्थ बचता है उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं। यह किस प्रकार से? यह रवेदार होती है, जेलुनुमा और तरल पदार्थ होती है। यह कोशिका का जो होती है सो 70% भाग की रचना करती है। विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर क्या है हम लोग यहाँ देखते हैं कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। तो ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो सब्जियों की खेती को हम लोग ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं और फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? यानी शिलालेख का अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कंकाल का अध्ययन यानी कि हड्डी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से शिलालेख का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं।
मानचित्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। और सिक्का का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्टिक कहते हैं। पंछियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पंछियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पंछियों का अध्ययन को कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग और अध्ययन को चर्चा करते हैं कि उभयचर हो गया और सरीसृप हो गया, ये सब अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? तो आँखों का चिकित्सीय जो होती है अध्ययन जो करते हैं, आँखों के रिलेटेड जो चिकित्सीय अध्ययन होती है उसी को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी जो कहते हैं सो मानव के कार्मिक विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकोरियोटिक कोशिका में जो होती है ना, यानी कि कौन सी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकोरियोटिक में मौजूद नहीं होती है? तो प्रोकोरियोटिक्स में जो मौजूद नहीं होती है वह कौन सी होती है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कब किया था? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज के विखंडन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा जो होती है वो एटीपी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं कि ऊर्जा जो होती है, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है वो एटीपी का फुल फॉर्म होती है। एटीपी जो होती है सो एक प्रकार की जटिल कार्बनिक रसायन होता है और यह किसमें पाई जाती है? तो यह जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जो अलग अलग कई प्रकार की प्रक्रिया के लिए सहायक करती है, यानी कि जैसे आवेग हो गया, प्रसार हो गया, मांसपेशियां का संकुचन हो गया, ये सब को कौन सहायता करती है? ये सब को क्रिया करने के लिए तो एटीपी यानी कि ऊर्जा करती है। एक अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम कोशिकांग को कोशिका के आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम का पीएच मान जो होती है सो कितना होती है? तो 4.5 से 5 होती है। और यह किस प्रकार से होती है? तो अम्लीय होती है। अम्लीय कब होती है? जब किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह अम्लीय कहलाती है, लेकिन जब 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय कहलाती है, लेकिन जब 7 होती है तो वह उदासीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु जो होती है ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो कोशिका द्रव में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव जो होती है वह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्न अथवा कोशिकांग जो होती है सो कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया और राइबोसोम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना वो होती है, वो क्या होती है, तो वो 50S होती है। वो क्या होती है, 50S होती है और 30S होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक जो होती है सो राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव झिल्ली से जुड़े रहती है और यह अक्सर आकार जो होती है सो 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही गलत का पहचान करें। क्या बोल दिया है, गलत का पहचान करें। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है सो अत्यधिक छोटी होती है, तो बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कैसा होती है, तो एकल होती है, तो वो भी सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसका नाभिकीय क्षेत्र जो होती है सो केंद्रकाभ कहलाता है, तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो इसे यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फोड लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब टर्मिनल फास्फोड लिंकेज को जब जल के द्वारा तोड़ा जाता है तब कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 कैलोरी मोल जो होती है ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो लाइसोसोम को हम लोग आत्म हत्या की थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं और डीएनए को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका मिलान सही है। अगला देखते हैं, कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो कोशिका का जो होती है, कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है उसका नियंत्रण कौन करती है, तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाई जाती है, वही इसका नियंत्रण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन का चरण का नाम बताएं, यानी कि सूत्री विभाजन का एक चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल यानी कि विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है, तो वह कौन सी होती है, तो वह जो होती है सो मेटाफेज का विभाजन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो होती है सो किस पर होती है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। ये क्वेश्चन जो है सो फिगर वाला है। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, तो यह कहाँ पाई जाती है, यानी ये पादप कोशिका वाला है और पादप कोशिका में क्या बोल रहा है कि सेल वाल बोल रहा है, साइटोप्लाज्म बोल रहा है और न्यूक्लियस वैक्यूलो बोल रहा है, यानी कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कोशिका द्रव, केंद्रक, राजधानी ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पादप कोशिका का पार्ट है। तो ये पार्ट जो से कहाँ की होती है, जड़ की होती है, तो जड़ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यह कोशिका जो से कहाँ, इसका आंसर किसके साथ हो जाएगा, तो जड़ के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूकोरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक जो होती है कोशिका कितना प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, यूकोरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक होती है। पादप कोशिकाएं जो होती है सो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो पादप कोशिकाएं जो होती है वो यूकोरियोटिक कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता जो होती है वो क्यों होती है,
क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। पौधे में अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है जिसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि पौधा ले लीजिए और जानवर ले लीजिए, तो पौधों को जानवरों की अपेक्षा जो होती है ना, सो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधा के शरीर में कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधे को क्या करती है, पौधों को जानवरों की तरह भोजन के लिए एक दूसरे की तलाश नहीं करना पड़ता है, यानी पौधा जो होती है सो अपना भोजन खुद बनाती है, इसीलिए पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है सो कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, तो पाई जाती है विभिन्न, यानी कोशिका भित्ति जो पाई जाती है सो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति जो क्यों पाई जाती है, तो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है सो किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति में दो परत होती है, कोशिका भित्ति में कितना परत होती है, दो परत होती है, जिनके मध्य लेमेना नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होती है, तो कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना, यह कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, यानी कोशिका में केंद्रक के अलावे और किन दो कोशिकांगों जो होती है अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, वो किसका होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है किसका होती है, किसका होती है, यहाँ पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो होती है किसका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो होती है सो केंद्रक के अलावे डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्या क्या होते हैं, डीएनए और राइबोसोम जो पाए जाते हैं वही होते हैं लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास केंद्रक के अलावे डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लवक जो होती है सो किस में पाई जाती है। तो लवक जो होती है सो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला किस प्रकार की रचना है। तो इसका आकार यदि पूछे ना, तो लवक का आकार जो होती है सो गोल या अंडाकार रचना की होती है। यह क्या करती है, इसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु से लेकर, तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव जो होते हैं सो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरी हुई दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकाओं के सूत्रकणिका आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष जितना भी सजीव होती है पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्रक द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जो होती है, श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ पे होती है? तो पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ पे होती है? पादप कोशिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं, और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो रसधानी में संचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक जो होती है कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होती है? तो क्लोरोफिल जो होती है सो कोशिका के किस घटक में पाई जाती है? तो वह हरित लवक में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरोफिल जो होती है हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद जो होती है सो क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करती है, यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त ज़ैंथोफिल तथा केरोटिन वर्णक भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो हरित लवक में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल जो होती है इसे किस घटक में मौजूद होती है? तो हरित लवक में मौजूद होती है, और हरित लवक जो होती है इसे क्लोरोफिल के सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। और इसमें हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा क्या पाई जाती है? तो ज़ैंथोफिल तथा केरोटिन वर्णक भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो वह कौन सी कोशिकांग है जो केवल पादप में ही पाया जाता है? तो वह लवक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला थोड़ा हम लोग डिटेल करते हैं कि लवक जो होती है सो लवक केवल पादपों में ही पाया जाता है। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल व अंडाकार रचना का है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवक की आकार जो होती है कितना है, किस प्रकार से है? तो गोल यानी अंडाकार रचना की जैसी होती है। और लवक को कितना भाग में बांटा गया है? तो लवक को 3 भागों में बांटा गया है। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं जो पादप एवं जो पौधे एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। यह अगला क्वेश्चन है फिगर के रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिकाओं में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो अपशिष्ट उत्पाद हम कहाँ पा सकते हैं? रसधानियाँ में पा सकते हैं। कहाँ पा सकते हैं? रसधानियाँ में पा सकते हैं। तो रसधानियाँ में पा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सो कहाँ पे दिख रहा है? तो रसधानियाँ हम लोग किसे बोलते हैं? जो कोशिका में ये वाला खाली भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसधानियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
उसी को हम लोग राजधानियाँ बोलते हैं। तो आंसर जो होगा सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे कि 4 वाला फिगर जो है 4 वाला ये यहाँ राजधानियाँ बोलते हैं, तो इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है तीर, यानी कि हम लोग देखते हैं जो 4 द्वारा दिखाया गया है वहीं पे वो हम लोग राजधानियाँ उसी को कहते हैं और वहीं संचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्णी लवक एक प्रकार की क्या होती है? तो आवर्णी लवक जो होती है एक प्रकार की प्लास्टिड है जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रह करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, स्टार्च हो गया, तेल हो गया और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित कौन करती है? तो आवर्णी लवक करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक वृक्कीय नलिकाओं की भित्तियों को निर्माण करती है? यानी कि वह कौन सी ऊतक है जो वृक्कीय नलिकाओं की भित्तियों को निर्माण करती है, यानी कि अंदर की निर्माण करती है? वो उपकला ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है? उपकला ऊतक कहलाती है जो वृक्कीय नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हम इससे समझ सकते हैं कि उपकला ऊतक जो होती है सो वृक्कीय नलिकाओं का भित्तियों का निर्माण करती है या शरीर के अंदर का स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? तो एपिथेलियम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एपिथेलियम बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में बनता है। या शरीर का अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक के रूप में माना जाता है। वो माने जाने की कारण क्या है? क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी होती है? तो मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी जो होती है वो पेशीय और संयोजिक ऊतक के संयोजन से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि पेशीय और संयोजी ऊतक का संयोजन क्या करती है? मानव शरीर के मूवमेंट के लिए प्रमुख कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से इस ऊतक की पहचान करें। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट लगता है बोल रहा है कि इस ऊतक की पहचान करें, तो वहाँ से कौन सा ऊतक की पहचान करें वो तो लिखा रहना चाहिए था ना, वो तो नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है कि अवकाशी ऊतक जो होती है यानी कि एरियोलोरल टिश्यू जो होती है यह ऊतक शरीर में अनसंयोजी ऊतक की अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता था कि संयोजी ऊतक की अपेक्षा जो होती है सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन होती है? तो ऊतक शरीर में तो वो होती है एरियोलोरल टिश्यू, यानी कि एरियोलोरल टिश्यू जो होती है या ऊतक जो होती है सो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली है। यह ढील ढाल ऊतक होता है जो प्रायः अन्य ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह शरीर के प्रत्येक भाग पर जैसे कि त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में तथा पाचन नली आदि में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है?
तो हड्डी जो है वह किस प्रकार ऊतकों का उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण जो है सो हड्डी है। और ब्लड जो से क्या है, तो ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हड्डी जो होती है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण होती है। ऊतक संरचना और कार्य समान कोशिकाओं का एक समूह होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊतक जो है सो ऊतक क्या है, तो ऊतक संरचना और कार्य समान में कोशिकाओं का एक समूह, यानी संरचना भी समान होती है और कार्य भी समान होती है, वह एक समूह होती है। और जंतु ऊतक जो होती है सो 4 प्रकार की होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु ऊतक कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, एक होती है उपकला ऊतक जिसे एपिथेलियम बोलते हैं, संयोजी ऊतक दूसरा, और तीसरा में पेशीय ऊतक, और चौथा में तंत्रिका ऊतक। तो अस्थि या हड्डी, यानी कि हड्डी जो होती है, हड्डी ऊतक जो से एक प्रकार की ठोस होती है, दृढ़ होती है और मजबूत क्या होती है, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य जो होती है शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, यानी शरीर के जो संयोजी ऊतक का कार्य क्या होती है, तो संयोजी ऊतक का कार्य होती है सभी ऊतक तथा अंगों को आपस में जोड़ना, उसी को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। अंगों एवं शरीर को आकार देना और बनाए रखना, कि अंग एवं आकार को भी देना किसका काम है, संयोजी ऊतक का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों का बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वसा ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिकाओं के संरचना और एक समान होती है, कार्य भी समान होती है, उसी को तो हम लोग ऊतक बोलते हैं। यानी कि ऊतक जो होती है सो कोशिकाओं का समूह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, तो ऊतक की मरम्मत में जो मदद करता है वो कौन करती है, तो एरिओलर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब थोड़ा समझते हैं एरिओलर ऊतक के बारे में कि एरिओलर ऊतक जो होती है सो अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है। जो शरीर के अंदर जो होती है खाली स्थान को कौन भरता है, तो एरिओलर ऊतक भरता है। आंतरिक अंगों की सहायता करती है और ऊतकों को ठीक करती है, यानी मरम्मत करने की कार्य करती है। संयोजी ऊतक जो होती है सो मांसपेशियां और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, यानी कि वसा को संचायक ऊतक जो है वो कौन सा है वसा को ले जाने में, तो वो जो होती है सो एडिपोज ऊतक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो एडिपोज ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं वसा ऊतक जो होती है वो कितने प्रकार से होती है, तो हम लोग जानते हैं कि वसा ऊतक जो होती है सो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एरिओलर होती है और दूसरा होती है एडिपोज होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि वसा संचायक ऊतक में कौन कार्य करती है, तो एडिपोज करती है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक क्या है, तो ऊतक क्या है, यानी कि ऊतक वो कोशिकाओं का समूह होती है। ऊतक जो होती है सो कोशिकाओं का वे समूह होती है जो कि दिखने और कार्य में भिन्न होती है। क्या होती है, कार्य में भिन्न होती है, नहीं, कार्य में समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिखने में भिन्न, बिल्कुल गलत हो गया। किसमें कार्य और क्या बोल रही कि कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है, ये भी गलत है। यानी कि
परंतु दिखने और कार्य में भिन्न, ये भी गलत है। यानी कि दिखने में और क्या होती है, उसमें संरचना और कार्य जो होती है सो समान होती है। क्या होती है? समान होती है। उसी को हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक जो होती है, जैसे कि इसके अध्ययन को यानी कि हम लोग ऊतक विज्ञान और औतिकी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिकाओं के असंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन को हम लोग ऊतक विज्ञान कहते हैं। यानी कि सेल का यानी कि ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी, जैसे कि बोलता है ना कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसी को तो हम लोग ऊतक विज्ञान कहते हैं या तो औतिकी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि जंतु ऊतक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जंतु ऊतक जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि उपकला ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, पेशी ऊतक हो गया और तंत्रिका ऊतक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशी की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त और हड्डियाँ डैश का उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियाँ जो है वो किसका उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसा समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वो एक विशेष कार्य करती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। जैसे कि रक्त और हड्डियां एक प्रकार की संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने या बड़ा रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक को हम लोग एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। जैसे कि मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की तंत्रिका जो होती है ऊतकों को ही बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु के शरीर को ढकने या बड़ा रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक जो होती है सो एपिथेलियम ऊतक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मुंह का परत जो होती है वह किससे बनी होती है? तो मुंह का परत जो होती है वो पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, जिसे हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्यूबोइडल जो है, क्यूबोइडल जो एपिथेलियम है, जो एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी तथा पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि एपिथेलियम उपकला ऊतक जो होती है अंगों की बाहरी तथा पतली तथा भीतरी अंगों का निर्माण करती है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि मुंह का परत जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, जिसे हम लोग हिंदी में पपड़ीदार उपकला बोलते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम को हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियम उपकला ऊतक जो होती है सो अंगों की बाहरी हो गया, पतली परत हो गया तथा अंगों के भीतरी स्तर का भी निर्माण करते हैं। यार यह किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। जैसे कि क्यूबोइडल एपिथेलियम हो गया, अस्यूडोट्रोफाइड हो गया, एस्ट्रोफाइड स्तंभकार हो गया उपकला, और कौन सा हो गया? एक पपड़ीदार उपकला हो गया। कौन सी हो गया?
पपड़ीदार उपकला हो गया। तो पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभभार काल की उपकला की बनी होती है। तो जिसमें पपड़ीदार उपकला जो होती है वो त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। तो जो एपिथेलियम ऊतक जो होती है वो क्या करती है, 4 प्रकार की पाई जाती है, और जिसमें से जो बाहरी परत पर जो पाई जाती है वो पपड़ीदार उपकला त्वचा की होती है, जो कि बाहरी परत पर पाई जाती है, जैसे कि मुंह के ओठ पे पाई जाती है। अतिरिक्त मुख गुहा के जैसे ग्रास नली तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुंह का परत जो होती है वो किससे बनी होती है, तो पपड़ीदार उपकला की बनी होती है, क्योंकि एपिथेलियम उपकला जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है पुराने जाइलम। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है ना यहाँ पे कि मुंह का परत जो बनी होती है वो कौन सी परत से बनी होती है, तो पपड़ीदार से बनी होती है। किसने, पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, जिसे हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और एपिथेलियम जो होती है इसे कितने प्रकार की होती है, तो एपिथेलियम जो टिश्यू होती है यानी कि एपिथेलियम ऊतक जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला होती है, मान लो कि एक होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम घनाकार उपकला, दूसरा मान लो स्तंभाकार उपकला एस्ट्रोडियो स्तंभाकार उपकला, तीसरा पपड़ीदार उपकला, चौथा स्तंभाकार उपकला। तो इस प्रकार से एपिथेलियम 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है पुराने जाइलम, यानी कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो पुराने जाइलम में हम लोग किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करते हैं, तो रेजिन और गोंद जैसा अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम जो होती है पौधे में एक प्रकार की जटिल ऊतक होती है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम किसका कार्य करती है, यानी कि संवहन का कार्य करती है, और वह जल को ले जाने में सपोर्ट करती है जड़ से पत्तियों तक। अगला क्वेश्चन है पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पादपों में जो अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पौधे में जो अपशिष्ट उत्पाद जो होती है सराल जिसे रेजिन के रूप में संचित होते हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि क्या सही है कि कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद जो होती है सो रेजिन के रूप में संचित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेजिन के रूप में संचित होते हैं पादप में अपशिष्ट पदार्थ। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उपवाद है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, यानी कि एक कटी हुई टहनी को हम किस में रख दिए, रंगीन पानी में रखा जाता है। जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया यानी कि फिगर दिया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी को काट दिया जाता है तो वह कैसी दिखेगी। तो जब उसको काट दिया जाता है यानी कि इसको रख दिया गया है और ये टहनी को ही काट दिया गया तो फिर वह कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे रंग किस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इस रंग के दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी टहनी एक की तरह दिखेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार जो होती है भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो पत्तियां जो पेड़ पौधे में भोजन जो बनती है सो पत्ती के द्वारा बनती है, पत्तियों की सहायता से बनती है। और जड़ों तक भोजन को पहुंचाने में कौन कार्य करती है, तो वो फ्लोएम करती है। कौन कार्य करती है, फ्लोएम करती है। तो क्वेश्चन होगा जड़ों जो होती है बीजों, फलों और विभोजक तक, यानी कि फ्लोएम कहाँ तक पहुँचाती है, जड़ तक पहुँचाती है, बीज तक पहुँचाती है और विभोजक तक पहुँचाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि फ्लोएम जो से क्या करती है, ये जो ऐसे एक प्रकार की संवहनीय ऊतक है और यह भी जो से जटिल ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है। तो फ्लोएम में भोजन जो करती है यानी फ्लोएम क्या करती है, पत्तियों से जड़,
बीजों और विभोजक ऊतक तक पहुंचाने की कार्य करती है। तो इसमें से कौन सा फिगर में आपको लग रहा है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं लेती है? तो इसमें से किस प्रकार की कोशिकाएं जो है पादप में जो संवहनी ऊतक का भाग में से नहीं है? तो समवाहिका है या बिल्कुल सही है, वाहिका है बिल्कुल सही है, पेरेन्काइमा है बिल्कुल सही है। तो इसमें शामिल कौन सी नहीं है? कोलेनकाइमा। ये पादप कोशिका में संवहनी ऊतक का भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कोलेनकाइमा जो होती है सो कोशिका पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन यानी क्या बोल रही है, संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती है या भाग नहीं लेती है। आंतरिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक चोट जब होती है पेड़ पौधों में तो उसका सुरक्षा कौन प्रदान करती है? तो कोलेनकाइमा करती है। कोलेनकाइमा जो होती है सो एक प्रकार की जीवित कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेनकाइमा जो होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की जीवित कोशिकाएं होती है और इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कोलेनकाइमा में पाई जाती है, वहाँ पेरेन्काइमा रहेगा ऑप्शन, स्क्लेरेन्काइमा रहेगा। तो सही आंसर जो होगा सो कोलेनकाइमा के साथ में होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम करती है कि परिवहन में उसमें जो होती है फ्लोएम में परिवहन जो होती है सो जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुक्रोज का कारण हम लोग के पास क्या होती है? सुक्रोज के कारण ये तो गलत, ये ऑप्शन नंबर ही है, यानी कि फ्लोएम के परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होती है। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाती है? यानी कि जाइलम वाहिकाओं होती है उसमें जलरोधी जो बनाती है वह कौन सी बनाती है? तो लिग्निन जो होती है वह जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाने में सपोर्ट करती है। जैसे कि लिग्निन जो होती है वो जलरोधी बनाने में सपोर्ट करती है क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है? प्रचुर मात्रा में होती है। जैसे कि जल परिवहन, आंतरिक समर्थन और विभिन्न तनावों का क्या करती है? प्रतिरोध आदि में सपोर्ट करती है, यानी कि जलरोधी बनाने में सपोर्ट करती है। पौधों अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो पौधा जो होती है सो अपने अपशिष्ट उत्पादों का रसधानियों में किसमें शामिल करता है? रसधानियों और पुराने जाइलम। रसधानी हो गया, पुराने जाइलम हो गया और पत्तियों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक है जो एक प्रकार से क्या करती है? पोषकों का परिवहन करती है। तो ऑप्शन यानी पोषक भोजन को परिवहन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है। तो किसकी उपस्थिति के होने की कारण होती है? तो संवहनी ऊतक के उपस्थिति के कारण जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनका अस्तित्व को संभव बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में
पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम लोग जानते हैं कि पादप में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि उनमें से अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या करती है, पादप जो होती है सो अपना भोजन यानी पेड़ पौधा जो होती है सो अपना भोजन बनाने के लिए स्वयं सक्षम है, इसलिए उसे ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो होती है और उसके साथ साथ क्या होती है कि वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है, इसलिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गतिशीलता की अनुपस्थिति के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभी तो डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह एक जगह से दूसरा जगह जाने की कार्य नहीं करती है, जिसके कारण से उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? तो वो जो होती है सो राल होती है, जिसको हम लोग रेजिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो लकड़ी का रूप में परिवर्तन जो होती है, लकड़ी का रूप में निर्माण जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो जैसे सभी उत्सर्जी पदार्थ जैसी होती है, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, टेनिन हो गया, या अपशिष्ट उत्पाद पौधे के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं। जाइलम कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, उसके बाद लकड़ी के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर कहाँ पे संचित होते हैं? तो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? तो फ्लोएम क्या करती है कि भोजन को, पोषक तत्व को यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, और पत्तियों द्वारा पूरा जड़ तक ले जाती है, विभोजक तक ले जाती है, बीजाणुओं तक ले जाती है। तो इसका सही जो होगा सो क्या होगा? तो आप भी देख सकते हैं कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण को उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का पत्तियों के पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो कौन करता है? यानी प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पत्तियों से तो फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? वो भी कौन करता है? जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पादन का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है, तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएँ में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएँ यानी सीप प्लेट जो होती है वो डैश में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएँ जो होती है वो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सही है। अब हम लोग थोड़ा फास्ट में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और समय 1 घंटा हो चुका है, यानी कि 2 घंटा में पूरे 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, चालनी पट्टिकाएँ फ्लोएम जो होती है सो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। फ्लोएम क्या होती है? एक प्रकार की संवहन ऊतक होती है जिसका मुख्य कार्य जो होती है सो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग जो किया जाता है सो वास्तविक क्वेश्चन के क्या पूछ रहा है कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्लोवर फाइबर। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु जो होती है ना सो पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम जो होती है सो एक प्रकार की जटिल
जटिल ऊतक होती है जो सम्मोहन बंडल के अंदर पाया जाता है, इसे हम लोग समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है। तो इसका आंसर जो होगी सो किस पर होगी, यानी कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है, तो पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सब नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है, पुराने जाइलम का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित आरेख में से, तो ये आरेख वाला यानी कि फिगर वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे फिगर वाला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को दर्शाया गया है। तो किसमें दर्शाया गया है, तो मेरिस्टेमेटिक विकास रूट एपेक्स लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक विकास रूट एपेक्स जो है उसी को लगातार विभाजित होने वाला कोशिकाओं में दर्शाया गया है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, इसलिए इसमें लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं का अंदर से दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो जाइलम का भी पार्ट होती है, जाइलम का भी पार्ट होती है, और इनमें से कौन सा पार्ट ऐसी है जो जल के परिवहन में कार्य करने में सपोर्ट नहीं करती है, तो जाइलम तंतु नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जाइलम मृदु करता है, जाइलम वही कानाएँ करती है, जाइलम वही काएँ करती है, जाइलम तंतु जाइलम को जल को एक परिवहन करने में कार्य जो से सपोर्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक ठोस यानी कि कठोर दृढ़ बनाता है। तो नारियल का छिलके जो होती है उनमें से कौन सा ऊतक जो होती है सो उसे कठोर और दृढ़ बना देती है, तो वो स्क्लेरन कायमा जो होती है ना, स्क्लेरन कायमा के माध्यम से वह कठोर और दृढ़ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम के कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बनी होती है और फिर भी पौधों में जल और खनिज का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो जाइलम के वह कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और क्या करती है, पौधों में जल और खनिज को परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो वाहिनिका होती है और वाहिका होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि जाइलम जो होती है सो 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, जैसे कि वाहिनिका हो गई, वहिकाएँ हो गया, जाइलम तंतु हो गया और दारू मृदक हो गया। क्या हो गया, दारू मृदक हो गया। जाइलम पेरेन्काइमा जो होती है, जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, यानी कि पेरेन्काइमा जाइलम का एक जीवित तत्व है कौन है, जाइलम है। बाकी सब क्या है, मृत होते हैं, बाकी सब क्या है, मृत होते हैं। तो क्वेश्चन पूछाता है कि जाइलम जो है सो पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करने में कार्य करती है। तो प्रोटीन का विखंडन करने में कौन सी एंजाइम कार्य करती है, तो पेप्सिन एंजाइम कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम जो होती है सो प्रोटीन के विखंडन करती है और सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देती है। और कहाँ से निकलती है पेप्सिन, तो अमाशय से निकलने वाला जठर रस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन एंजाइम जो होती है सो प्रोटीन को विखंडित करती है। और पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलती है, अमाशय से निकलने वाली जठर रस से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम को पाचन की प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो वह कौन सा एंजाइम होती है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है पाचन क्रिया में, तो पेप्सिन को हाइड्रोक्लोरिक की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम जो होती है सो भोजन में पाए जाने वाला प्रोटीन को पाचन करती है। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की
उपस्थिति की आवश्यकता होती है तो पेप्सिन को ही होती है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत है, तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो है वो कौन सी है, तो डीएनए है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वसा के पाइसीकरण में सहायक होती है, तो वसा का पाइसीकरण में जो सहायक जो होती है वो कौन सा होती है, तो पीत लवण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करती है, तो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित जो करती है वो एंजाइम कौन सी है, तो एमाइलाइज है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमाइलाइज जो होती है सो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करती है या स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज के शर्करा में विघटित करती है, कौन करती है, एमाइलाइज करती है। पेप्सिन का कार्य क्या होती है, प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज का काम क्या होती है, वसा का पाचन करना। और ट्रिप्सिन का काम क्या होती है, या प्रोटीन का पाचक एंजाइम होती है जो अग्नाशय ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावन जो होती है सो अग्नाशय द्वारा होती है। और यह कहाँ किसका पाचन करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतरण रूपांतरण के लिए जिम्मेवार जो होती है वो डैश में से कौन सी होती है, तो आंतररस में उपस्थिति होते हैं या किस में होती है, तो आंतररस में उपस्थिति होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों में और ग्लिसरॉल में अंतरिम रूपांतरण के लिए जिम्मेवार एंजाइम होती है वो डैश में कहाँ उपस्थित होती है, तो आंतररस में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे कि 1904 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है सो क्या दिया गया है, तो 1904 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है सो फिगर वाला दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग आलू के रस में स्टार्च होता है, आलू के रस में क्या होता है, स्टार्च होता है, जो आयोडीन का यदि हम लोग मिलाते हैं कि क्या मिलाते हैं, आलू के रस में जब हम लोग आयोडीन मिलाते हैं तब उसका घोल जो होती है तो किस रंग की हो जाती है, तो नीले काले रंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्यवस्था यानी सही व्याख्या करता है। तो जब हम लोग आलू के रस में आयोडीन को घोल को मिलाते हैं तब वो नीले काले रंग में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1905 नंबर का, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो वह C6H12O6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजीवों का कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी पूछेगा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों यानी कि ग्लिसरॉल में अंतरिम रूपांतरण के लिए जिम्मेवार जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो आंतररस में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि अभी डिस्कस कर चुके थे कि कहाँ पे होती है, जिम्मेवार जो होती है आंतररस में उपस्थित होते हैं। आंतररस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होती है जैसे कि लैक्टेज हो गया, इरेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, या हल्के पीले रंग की होती है। अगला क्वेश्चन है, केसिन क्या होती है, तो केसिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है, किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और दूध का रंग जो होती है वो थोड़ा क्या होती है, दूध का रंग सफ़ेद जो होती है वो किसके कारण से होती है, तो केसिन के कारण होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जबकि दूध का रंग सफ़ेद जो होती है सो केसिन नामक प्रोटीन के कारण होती है। ठीक वही प्रकार से जब गाय का दूध हल्का पीला रंग की होता है तो किसके कारण से होती है, तो बीटा कैरोटीन के कारण होती है। मानव शरीर का ऊर्जा की आवश्यकता के मापन हेतु
किसका इकाई का प्रयोग करते हैं? तो मानव शरीर का ऊर्जा आवश्यकता का मापन हेतु हम लोग कैलोरी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक इसमें कौन सी है? तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करती है? तो एंजाइम करती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फिजियोलॉजिस्ट था। एक कौन था? फिजियोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था विल्हेम, यानी क्या था? विल्हेम कुह ने, उसी ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फल में मीठे के लिए जो उत्तरदायी जो होती है सो फ्रक्टोज होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्वाभाविक रूप से है कि जितना भी जैसे फल हो गया, शहद हो गया, गन्ना हो गया, ये सब में क्या होती है? फ्रुक्टोज होती है। लेकिन माल्टोज जो होती है, माल्टोज माल्ट द्रव अनाजों जैसा अनाज हो गया, चावल, जैसे कि चावल बनाते हैं उससे माड़ निकलता है, उसी को माल्टोज यानी मंड कहते हैं। और सुक्रोज यानी सुक्रोज जो होती है वो गन्ने में पाई जाती है, चीनी में पाई जाती है, और दूध में क्या पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है? तो एक बहुमुखी तत्व है जो सजीव और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाती है, वो क्या है? तो वह कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जो होती है वो कार्बन होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन डैश की गतिविधियां के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती है। तो जीन किसकी माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती है? तो गुणसूत्रों द्वारा। क्या होती है? गुणसूत्र द्वारा या हार्मोन द्वारा। तो जीन जो होती है ना, जीन जो होती है सो वह यानी कि हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्मोन जो होती है, जीन हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती है। जीन क्या होती है? एक आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे आनुवांशिकी विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें एक्टिव पीढ़ी में पौधे के लिए फिनोटाइपिक अनुपात क्या मिला था? तो एक्टिव पीढ़ी के पौधों के लिए फिनोटाइपिक अनुपात जो मिला था वो क्या मिला था? तो 9:3:3:1 मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिकी पदार्थ कौन सी है? तो वो डीएनए है। कौन सी है? डीएनए है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए क्या होती है? डीएनए जो होती है ना, यानी डीएनए के माध्यम से माता पिता का लक्षण जो बच्चे के माध्यम से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होती है सो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, जो अणुओं का एक समूह होती है और माता पिता का लक्षण जो होती है सो बच्चों तक पहुंचाने में जिम्मेवार होती है। और डीएनए का खोज किसने किया था? तो दो वैज्ञानिक किया था, जेम्स वाटसन ने किया था और एक फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ये दोनों वैज्ञानिक क्या किया था? इसका खोज किया था और इसीलिए इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे पौधा टीटी यानी कैपिटल टी वाला और एक छोटे पौधा टीटी के बीच जब संकरण होता है उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो हुआ था F1 संतति के, वो क्या क्या हुए थे? यानी कि F1 संतति के जो
परिणाम उत्पन्न हुआ था उसमें क्या हुआ था, पौधे का लंबे होने के कारण। तो पौधे का लंबे होने का कारण वो किसके माध्यम से हुआ था, तो क्योंकि पौधे की लंबाई का जो पौधे की लंबाई जो होती है वो केवल टी द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो कौन सा टी द्वारा, तो कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण उगम मौजूद होता है। तो डैश में लिंग यानी सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण जोड़ा जो मौजूद होता है वो किस में होती है, तो वो जो होती है सो मानव मादाओं में होती है। किस में होती है, जैसे कि एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होती है ना, यानी कि सेम जोड़ा होती है, वो किस में होती है, मानव मादाओं में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मानव के सभी गुणसूत्र जो होती है पूर्ण रूप में उग्म नहीं होती है। मानव में अधिकतम गुणसूत्र जो होती है सो माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होती है। इनकी संख्या जो होती है सो कितना होती है, 22 जोड़ी होती है। 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र होती है। लेकिन यदि सामान्य पूछे तो 46 गुणसूत्र होती है, 23 जोड़ी। लेकिन क्या होती है, मादा में पूछेगा तो 22 हो गया। इसमें से कैसे मानते हैं, यानी कि जैसे इनकी संख्या जैसे 22 जोड़ी होती है, क्योंकि एक जो होती है ना सो सेक्स क्रोमोसोम होती है, ये महिला की होती है, और ये क्या होती है, माता की होती है, एक पिता की, ये पुरुष की होती है, और ये मादा की होती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे जो स्त्री में गुणसूत्र जो होती है सो पूर्ण उगम होती है, कौन कौन होती है, एक्स एक्स होती है। और पुरुष में क्या होती है, पूर्ण उगम जोड़ा नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई होता है। तो जब पुरुष और मेल जब मिलकर क्या करती है, जब आपस में संबंध बनाती है, तो जब यदि मेल का गुणसूत्र एक्स जाता है और फीमेल का भी गुणसूत्र यदि एक्स जाता है तब लड़की पैदा होती है। लेकिन जब महिला का जब क्या जाती है, यदि मेल का वाई जाती है और फीमेल महिला का यदि एक वाई भी महिला का भी यदि वाई जाता है और मेल का भी वाई जाता है, जब दोनों गुणसूत्र वाई हो जाता है, यानी कि जब एक्स, यदि यहाँ देखते हैं कि महिला यानी कि फीमेल का क्या गया, एक्स गया, और पुरुष का क्या गया, वाई गया, तब यदि गुणसूत्र एक्स वाई आ गया तब लड़का का निर्माण होता है, लड़का पैदा होती है। लेकिन जब एक्स एक्स आ जाता है तब क्या पैदा होती है, लड़की पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो होती है वो मटर का पौधा का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, समान मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होती है। जबकि जनन कोशिका में कितनी होती है, तो जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 44 गुणसूत्र होती है, यानी कि 22 जोड़ी होती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि समान मानव में कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में, तो जनन कोशिका में भी तो 23 जनन कोशिका में भी क्या होगा, तो 23 गुणसूत्र होगा, यानी कि 23 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ा होगा, तो वहाँ भी 46 गुणसूत्र हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो किसके साथ होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे जीनों की कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, तो जीन जोशी क्या होती है, या डीएनए का खंड होती है। जीन जो होती है वो क्या होती है, डीएनए का खंड होती है। और जीन प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षण को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक बीन सेट होता है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक बीन सेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस पर होती है, तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो होती है सो शुक्राणु यानी कि पुरुष के शुक्राणु पर होती है। किस पर होती है, पुरुष के शुक्राणु, तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस में होती है, तो शुक्राणु में मौजूद होती है। जैसे कि XY गया तो लड़का पैदा हुआ, XX गया तो लड़की पैदा हुई। अगला क्वेश्चन है, ये फिगर वाला क्वेश्चन है, तो फिगर वाला क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन है, वंशागतिक नियमों को प्राप्त करने में मॉडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या थे। तो वंशागतिक नियमों को प्राप्त करने में मॉडल की सफलता का नियम जो था वो क्या था कि वो जो से संस्करण एक बार में केवल उसने क्या किया था, संस्करण किया था। संस्करण में एक बार केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, इसलिए उसका सफलता का मुख्य कारण यही था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो होती है वो कौन सी होती है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो होता है सो एलोसोस होती है। जो मेल का गुणसूत्र जो एक जो सेक्स क्रोमोसोम होती है ना XY, इसी को बोलते हैं एलोसोस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि एलोसोस जो होती है मानव सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोस विशेष जोड़ी होती है। जैसे कि XY होती है 46 गुणसूत्र होती है और 23 जोड़ी होती है। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होती है क्या कहते हैं, ऑटोसोमस कहते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम लोग ऑटोसोमस कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा यदि XY है उसी को हम लोग एलोसोस कहते हैं। इसी को डिपेंड पड़ता है, यही एलोसोस जो होती है डिपेंड करता है कि लड़का होता है कि तो XY रहता है तो लड़का पैदा होती है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश द्वारा पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज जो प्राप्त किया था वो किसके द्वारा किसके पद्धति द्वारा प्राप्त किया था, तो सब परागण पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। तो लैंगिक प्रकार की प्रजनन जो होती है वह अधिक विविधता ला सकती है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी गुणों का वाहक है। तो आनुवांशिकी गुणों का वाहक कौन सी है, तो DNA है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे जिस प्रकार देखते हैं कि DNA का फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीऑक्सी एसिड होती है। अगला क्वेश्चन है, इसकी संरचना जो होती है कैसी होती है, तो घुमावदार सीढ़ी की तरह इसका संरचना होती है DNA का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात जो होती है वह क्या थी, तो 9:3:3:1 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1940 नंबर का देखते हैं, एलील होते हैं। तो एलील क्या होती है एक प्रकार से, तो एलील एक प्रकार से जीन का वैकल्पिक रूप है। क्या है, जीन का वैकल्पिक रूप है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, तो यह किस आनुवांशिकी क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिकता गुणवत्ता में सुधार लाना, यानी कि आनुवांशिकता जो गुणवत्ता में सुधार लाना या किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो यूजेनिक्स जो होती है ना एक प्रकार से आनुवांशिकी क्षेत्र के अनुसार से कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि आनुवांशिकता मतलब क्या होता है, उसी को एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण को ले जाता है DNA के माध्यम से, उसी को तो कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि यूजेनिक्स कहलाता है, यानी कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव की आबादी की ओर सुधार लाना, वह आनुवांशिकी के क्षेत्र में यूजेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा मानव का अध्ययन कर मानव रोग विज्ञान के निदान में सहायता मिलती है। हरगोविंद खुराना को 1967 में जेनेटिक कोड शोधन के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जेनेटिक्स कोड जो होती है ना, इसका खोज यानी कि इसका जेनेटिक्स कोड को खोज किसने, यानी जेनेटिक्स का अध्ययन किसने
कौन खोज किया था? तो जेनेटिक्स का जो खोज किया था वो हरगोबिंद खुराना ने किया था और इसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1967 में मिला था। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन हो गया। तो वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन जो हुआ वह कब हो गया था? तो यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे ये क्वेश्चन को कि वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो हुआ था सो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये मेंडल का निधन कब हुआ था? 1884 में। और इसने 3 नियम दिए थे। क्या क्या दिए थे? पृथक का नियम दिए थे और आनुवांशिकता का नियम दिया था और स्वतंत्रता अपवहु का नियम दिया था। कौन दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और अब मृत्यु जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इसलिए इसे आनुवांशिका का पिता भी माना जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के लिए सही बताती है? तो लिंग संबंधित जो सही बताती है वो कौन सी बताती है कि एक स्त्री में दो एक समान एक्स होता है और एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में जो होती है सो एक्स वाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस कुविलियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है? तो ये कौन सी है नस्लों में से जो नहीं है? जॉर्जेस कुविलियर द्वारा जो ज्ञात किया गया है वो तीनों में से एक नहीं है। तो लैंड रियोड जो है वो नहीं है। उसके बाद मंगोक्लाप, निबॉड और काकेसिया ये तीनों है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट, विभिन्न लक्षणों जैसा त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आंखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव विज्ञानी जॉर्जेस कुरियर ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर तीन भागों अथा काकेसाइड जैसे सफ़ेद हो गया और मंगोलाइड मतलब पीला और नियोइड मतलब काला में विभाजित किया। तो जो जॉर्जेस कुरियर जो हुआ था सो मानव को चमड़ी के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। एक सफ़ेद में जिसे बोलते हैं काकेसाइड और मंगोलाइड जो होती है उसको पीला और नियोइड जिसे बोलते हैं वो काले में विभाजित कर दिया था। होमोसोपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमोसोपियन शब्द जो होती है सो लिनियस द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ और हम लोग वैज्ञानिक का नाम जानते हैं कि होपोसेमियस जो होती है सो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होपोसोनियस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस कैटेस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिना है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका कैम्प्रेस्टियम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरेजा सटेवाइव है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिट्रिक एटिकैमा है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। होमोसेपियन शब्द किसने गढ़ा था? तो किसने गया था? लिनियस ने गढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वैकेंस किसने लिखा था? किसने गढ़ा था? किसने दिया था? तो ये जो दिया था सो किसने दिया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो दिया था एक वाक्यांश है जो किसने दिया था? तो ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और यहाँ यह कहा गया है कि चार्ल्स डार्विन का पुस्तक पूछा जाता है कि कौन सा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग किया था। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वह किसका है? तो चार्ल्स डार्विन का है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है?
किंतु कार्य भिन्न होती है। तो वह कौन सी बुनियादी संरचना इनमें से किस अंग की होती है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1948 नंबर के इनमें से किस प्रकार की अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है। संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य से अलग होती है, तो वह समजात होती है। क्या होती है? कार्य अलग होती है और संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है, तो वह समजात कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती है वो क्या कहलाती हैं? होमोलोजियस कहलाते हैं, यानी कि समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि पंछी के पंखे और घोड़े के अग्रपाद क्या हो गया? समजात हो गया। मनुष्य की बाजू हो गया तथा गाय का अग्रपाद हो गया, वो भी क्या करती है? समान कार्य करते हैं। देखने में भी समान होती लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है तो किसके अंतर्गत आती है? समरूप अंग के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होती है लेकिन कार्य में भिन्न होती है, तो वह समजात अंग कहलाती है। लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य में समान होती है, तो उसे हम लोग समरूप अंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि कीट का पंख हो गया, चमगादड़ के पंख हो गया और व्हेल का पंख हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और कार्य करने में समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समरूप अंग है तो समरूप अंग मतलब क्या होती है? समरूप अंग मतलब अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि समरूप अंग किसका अंतर्गत आती है। जैसे कि अभी हो गया लॉबस्टर का पूंछ और व्हेल का फाल, क्या है? एक प्रकार की समरूप अंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं, लॉबस्टर की पूंछ जो होती है, मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीन सदस्यों का अवशेष डैश में देखा जा सकता है। तो मानव जाति होमो सैपियंस जो है सो प्राचीन सदस्यों का अवशेष किस में देखी जा सकती है? तो उत्तरी अमेरिका में देखी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है। तो मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित जो करता है, हम सब एक ही प्रजाति से संबंधित है जो विकसित हुआ है। तो वो कहाँ पे विकसित हुआ है? वो विकसित हुआ है अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है, वो कहाँ पे विकसित हुआ है? तो अफ्रीका में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1953 नंबर का, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति, जैसे हो गया उद्यान, कौन सा जाति उद्यान में योगदान नहीं रखता है जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है, यानी कि उद्यान में योगदान नहीं रखता है, वह कौन सी कारकों में से जाति है? तो वह जाति जो है सो अपसारी विकास की है। उद्यान मतलब होता है कि मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होना, उसी को उद्यान कहते हैं। और वह उद्यान में योगदान नहीं रखता है तो वो होता है अपसारी विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद होता है? तो मानव जाति का आनुवांशिक मूल जो होती है वो कहाँ पे मौजूद है? वो मौजूद है अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव जाति की आनुवांशिकी मूल जो से कहाँ पैदा हुई? अफ्रीका में ही पैदा हुई। जो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार पहला मानव मध्य कहाँ पे हुई? अफ्रीका में विकसित हुआ, यहाँ से पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो आनुवांशिका यानी कि विकसित जो हुआ है मानव का, कहाँ पे हुआ? अफ्रीका में। उसके बाद पूरा विश्व में से फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? वो ओपेरियन का सिद्धांत जो दिया था वो किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में यूरोपियन का सिद्धांत जो दिया था वो किससे संबंधित है? रासायनिक से संबंधित है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि ओपेरियन रूम वर्सेस हॉल्डेन जो होती है,
हॉल्डेन के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई थी, यानी कि जीव की उत्पत्ति जो हुई थी पहले से या अवस्थित रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई थी। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो होती है सो अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। तो जीवन का उत्पत्ति विभिन्न मत से है, जैसे कि पेनएस्पेरनमेनिया यानी कि शोर बीजाणु सिद्धांत से, स्वत जनन सिद्धांत के ऑटो बर्थ प्रिंसिपल से, जीवन यानी कि थ्योरी ऑफ लाइफ वाइजोनेनियस से और रासायनिक विज्ञान विकास की सिद्धांत से। तो इस प्रकार किसने दिया है? हॉल्डेन ने दिया है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत जो है वो रासायनिक विकास से है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और इनको विलोपन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकता है? तो प्रजनन आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि प्रजातियों का क्वेश्चन पूछा था, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने प्रजनन को ही रोकना चाहिए। आग वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि, तो आग वायुमंडल कम हो रहा था इसलिए कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन बम सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए आग वायुमंडल कम हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की, यहाँ पे देखते हैं, जीवधारियों में नई प्रजाति का कर्मिक विकास करने के लिए संभावना इसमें से किसकी अधिकता होनी चाहिए? तो यानी कि कर्मिक विकास करने के लिए संभावना इसमें किसकी अधिकता होनी चाहिए? तो इसकी अधिकता जो होनी चाहिए सुदृढ़ अणुओं का विभाजन होने की अधिकता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो होती है ना, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग बनते हैं क्रॉसिंग ओवर हो से नर एवं मादा गुणसूत्र के क्रोमेटिड खंडों में अदला बदला होती, इससे से माता व पिता के गुण के नए संयोग बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मन समान नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जीन के नए संयोग बनते हैं, इससे जीवों का विकास क्रम में सहायता मिलती है। तो इसका आंसर जो होगी सो अर्धसूत्री विभाजन के यानी दृढ़ अणुओं का विभाजन के माध्यम से होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक जो लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी थी? तो वो लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विकास द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ जो नामक पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने ही लिखा था। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? तो किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? तो मेसोजोइक एरा में, यानी कि मेसोजोइक साल में, उस मेसोजोइक एरा में डायनासोर फले फूले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेसोजोइक जो जिस साल था, जिस ईयर को हम लोग मेसोजोइक साल बोलते हैं, उसमें डायनासोर को विकास हुआ था और डायनासोर के इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक होता है ट्रेसिक, एक होता है जुरासिक और तीसरा होता है क्रेटेशिक। लेकिन डायनासोर किसके अंतर्गत आता है? तो जुरासिक के अंतर्गत डायनासोर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है जो नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन का कारण हुआ है? तो वह विकास जो है सो कौन सी है? तो उत्परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक में जो बोलता है नव डार्विनिदों का अनुसार बीन्स में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अत्यधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यानी कि वंश को वृद्धि करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्राकृतिक चयन कहते हैं। यानी कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के बेहतर बनाने के लिए उसी को हम लोग प्राकृतिक चयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्या करते हैं? टॉबरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। टॉबरंट लिजार्ड किंग किसे कहा जाता है? तो टॉबरंट लिजार्ड किंग जो है सो टायरोनोरोसस रेक्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है
कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? तो अभी किसने किया था कि चार्ल्स डार्विन ने, उसी ने तो किया था। मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होती है? तो होमोसेपियंस का अर्थ जो होती है वो क्या होती है? वाइज होमोनिड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होती है? तो वाइज होमोनिड होती है। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्राइमरी होमोनॉइड्स कौन थे? तो प्राइमरी होमोनॉइड्स जो थे वो क्या था? क्रो-मैग्नन थे। कौन थे? क्रो-मैग्नन थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जीवधारियों का मूल इकाई जो है सो क्या है? तो जाति है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसको बांटा गया है कि वंश में बांटा गया है, कुल में बांटा गया है, गण में बांटा गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो जीवों का वर्गीकरण का कौन सा स्तर जो होती है सो कुल और जाति के अंतर्गत आती है? किसके लिए? कुल और जाति के अंतर्गत जो आती है वो कौन सी आती है? तो इसका एक क्रम बनती है, वो क्रम को लास्ट में समझा देंगे। अभी देखते हैं कि फैमिली और स्पेसिस यानी जाति के बीच में कौन आती है? तो वंश आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जेनसस हो गया और स्पेसिस हो गया। तो फैमिली और स्पेसिस के बीच में कौन आया? तो जेनसस आया। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि फैमिली और जाति के अंतर तो वंश आता है ना, तो इसी प्रकार से आया है। ये श्रेणी को आप लोग याद रख लें, ये श्रेणी को आप लोग याद रख लें कि किसका बीच में कौन आता है। इसके लिए तो और बताएंगे, इससे ये इसका जो होती है इससे श्रेणी बनती है कि आरोही यानी घटते क्रम में और आरोही मतलब क्या होती है? बढ़ते क्रम में होती है। तो ये भी श्रेणी को आप लोग याद रख लें क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि लिनियस द्वारा दिया गया है, ये पद्धति जो दिया गया है सो आरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में बताइए। तो घटते क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले क्या आता है? तो 1968 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले जगत आता है यानी घट रहा है, यानी शुरू से आ रहा है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये लास्ट में आ गया यानी कि घटते क्रम में। और बढ़ते क्रम में पूछेगा तो पहले क्या लिखेंगे? यानी कि आरोही क्रम में लिखेंगे। तो पहले जाति लिखेंगे, फिर वंश लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। लेकिन घटते क्रम में इस तरह से है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कार्ल लिनियस ने किया था। अपनी पुस्तक जो है सिस्टोमा नेचुरी में किया था। तो वर्गीकरण जो कार्ल लिनियस का पुस्तक जो है सो कौन सा है? तो सिस्टोमा नेचुरी पुस्तक है, वह किसका है? तो वो कार्ल लिनियस का है। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होती है। तो पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का जो मुख्य आधार होती है वो कौन सी होती है? तो वह पोषण होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर.एस. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में वर्णन किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीवों को 5 भाग में किसने बांटा था? तो आर.एस. व्हिटेकर ने बांटा था, जिसमें से नाम क्या क्या दिया था? मोनेरा, पुरस्टिटा, फंजाई, प्लांट एनिमिलिया दिया था। इस प्रकार से जीवों को 5 भागों में आर.एस. व्हिटेकर ने बांटा था। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कौन सी समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होते हैं? तो किंगडम यानी कि किंगडम समूह में होती है, जगत समूह में होती है। आर.एस. व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णत विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो पूर्णत विकसित जो नाभिक जो नहीं पाया जाता है वो कौन सी संघ में पाए जाने वाले जंतुओं में नहीं पाई जाती है? तो मोनेरा जगत में जो होती है ना, जिसके
जो मोनेरा होती है, यानी कि मोनेरा में जितना मोनेरा जगत में जितना भी आएगा उसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभव क्या बना सकता है, तो वह संभव एंडोस्पर्म बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म्स जो होती है एक गैर प्रजनन जैसे कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होती है। इसमें मुख्य कार्य जो होती है सो जीवाणु का प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो वो कौन सा निवास कर सकता है? तो जीवाणु निवास कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लें, इसको जो से चर्चा कर लें, एक बार पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से किसे जानते हैं? तो राइजोबियम को जानते हैं। तो राइजोबियम जो से क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव कौन सी होती है? तो पैरामेसियम जो होती है सो वह एक प्रकार की एक कोशिकीय जीव होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल में पैरामेसियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना ईस्ट हो गया, क्या हो गया? एक कोशिकीय हो गया। तो आप लोग इसको देख लें। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होती है? तो अमीबा में भोजन का ग्रहण जो होती है सो शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चित्र वाला फिगर वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो फिगर वाला क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकांग अमीबा जो होती है जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए के लिए उत्तरदायी जो होती है वो संकुचशीलन रसधानी होती है। क्या होती है? संकुचशीलन रसधानी। तो संकुचशीलन रसधानी कोशिकांग जो होती है अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा जैसा जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें से एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो जब दो जीव उत्पन्न होता है तो वह बाइनरी विखंडन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि अमीबा की खोज किसने किया था? तो रोजेफ हॉप ने किया था। तो इस प्रकार से आप लोग भी इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असियोडोपिया जो होती है, असियोडोपिया पर डैश में मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना क्या कहलाती है? तो असियोडोपिया में जो होती है एक संरचना जो होती है वो किसका संरचना होती है? तो अमीबा की संरचना, यानी कि असियोडोपिया अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो द्विपद नाम पद्धति को प्रस्तुत किसने किया था? तो उसको प्रस्तुत जो किया था सो कॉर्लिनियस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इसको आप लोग भी एक बार पढ़ सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल थोड़ा समझ लीजिएगा। टाइम कम है इसीलिए क्लास जो से बहुत लंबा होने जा रहा है, इसीलिए थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है सो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जीवों की नामकरण की पद्धति जो शुरुआती की गई थी सो कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसलिए वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को माना जाता है। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? तो जानवरों को किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? तो प्लेटेहेल्थेमिज को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो कौन सा होती है, यानी कि कौन से जानवरों के, तो कौन सा जानवर में होती है? तो वो होती है प्लेनेरिया जानवर में नेत्र बहुत ही साधारण होती है। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु ही होती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अंत जो होती है परजीवी का एक उदाहरण है? तो परजीवी का एक उदाहरण है वो कौन है? तो फीता कृमि है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टेपवर्म फाइलम किससे संबंधित है? तो टेपवर्म फाइलम जो है वो किससे संबंधित है? तो प्लेटीहेल्मिन्थ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केरियस का साधारण नाम क्या है? तो एस्केरियस का साधारण नाम जो है सो राउंड वार्म है। अगला क्वेश्चन है डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो केचुआ का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा केंचुआ का श्वसन अंग है? यानी केंचुआ सांस जो लेती है सो किसके माध्यम से लेती है? तो त्वचा के माध्यम से लेती है। जोंक किस संघ से संबंधित है? तो जोंक किस संघ से संबंधित है? एनालिडा संघ से संबंधित है। एनालिडा किस वर्ग से संबंधित है? तो एनालिडा जो देखते हैं वो किस अंग से संबंधित है? तो एस्केरिस अंग से संबंधित है। तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल इसका चर्चा कर लीजिएगा कि कौन सा अंग क्या किससे संबंधित है, इसमें थोड़ा देख लेना है, इसके बारे में पढ़ लेना है। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो एक कुबड़ वाले ऊँट को हम लोग ड्रोमेडेरी के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में भी समझ सकते हैं कि कुबड़ वाला ऊँट को ड्रोमेडेरी के नाम से जानते हैं। उसके बारे में कहाँ पाया जाता है? यानी कि रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान को जहाज भी कहते हैं। 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है ऊँट। इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए करते हैं। इस प्रकार से आप भी समझ सकते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो सील मछली द्वारा निकाले गए आवाज़ को हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं। और आगे क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनधारी जो मैमल्स जो है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल जो होती है सो ब्लू व्हेल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन को समूह को हम लोग पॉड कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लेमर जो से क्या है? तो लेमर जो एक प्रकार से मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है जिसे लेमर कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 अणु जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओवनारम के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों हो जाती है? जब जवान हो जाती है तो आवाज़ बदलने लगती है। तो ऐसा क्यों होने लगती है? क्योंकि ओवनारम के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैरिंक्स का विकास होता है। जो लैरिंक्स जिससे आवाज़ निकलता है ना उसका विकास होता है। इस समय जैसे जैसे मानव अवस्था से गुजरता है और लैरिंक्स जो होता है बड़ा होते जाता है, इसीलिए आवाज़ बदल जाती है और मुखडोरियाँ लंबी होती है, मोटी होती है, जिससे व्यक्ति की आवाज़ क्या हो जाती है? भारी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होती है? तो रेखित और अरेखित पेशिकाओं में अंतर जो होती है वो क्या होती है? तो अरेखित पेशिकाओं का जो होती है सो ऐच्छिक संकुचन नहीं होती है, जबकि ऐच्छिक पेशिकाओं का अपना इच्छा से संकुचन होता है। यही इसका अंतर होती है। अगला क्वेश्चन है 2001 नंबर का क्वेश्चन है एक कंडरा किससे से बनाया जाता है? तो कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं वो किससे बना होती है? तो वो बना जो होती है वो किससे बनी होती है? तो केवल कोलेजन फाइबर से बना होती है। एक कांड्रा जो किससे बना होती है? तो बना जो होती है जैसे कि मांसपेशियों के सिरों को हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन अथवा कंड्रा कहते हैं। पेशियों को हड्डियों और उपास्थियों से जोड़ना कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूती डोरी जैसे संरचना होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि केवल कोलेजन फाइबर कहते हैं, जिसे हम लोग कंड्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पेशियों में किस अमल के कारण पीड़ा होती है? तो हमारे पेशियों में किस अमल के कारण पीड़ा होती है? तो वो होती है लैक्टिक अमल के कारण पीड़ा होती है। जब लैक्टिक अमल जब जम जाती है तो दर्द करने लगती है। इनमें से कौन सा हार्मोन हमारे गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय के गिरवा के विस्तारण को उत्तेजित करती है? यानी सिकुड़ने और फैलने को उत्तेजित जो करती है सो कौन सा करती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करती है। अगला क्वेश्चन क्या है इनमें से देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आप लोगों को समझना है, समझ लीजिएगा। 2004 नंबर का क्वेश्चन है इंसुलिन का खोज
के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेंटिक ने किया था। तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला होगा? बेंटिक को मिला होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन डिस्कस किए, तो ऑप्शन को लेकर हम लोग के पास 500 क्वेश्चन हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग को बायोलॉजी को कंप्लीट किए। अब हम लोग इसी तरह से फिजिक्स का क्लास लाएंगे और केमिस्ट्री का क्लास लाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।